नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एके सिविल एकेडमी इंदौर के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, सबसे पहले बात तो आप सभी को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस और मुझे भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि इस सीरीज के अंदर, इस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज के अंदर हमने टोटल 160 से भी ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले टोटल कितने लेक्चर हो चुके हैं? टोटल 28 लेक्चर्स हो चुके हैं। ये 29th नंबर का लेक्चर है इस सीरीज में। और अगर आप एवरेज भी लेके चलिए, अप्रॉक्स मैंने सारा जब जोड़ा था, टोटल किया था, तो अप्रॉक्स 160 प्लस क्वेश्चंस अभी तक हम इस पूरी सीरीज में टोटल निपटा चुके हैं। तो अगर आपने इससे पहले के 28 लेक्चर नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली उनको जाइए, उनको ज़रूर देखिए। इस सीरीज से आप कम से कम कुछ नहीं सीखेंगे तो ये ज़रूर सीखेंगे, मैं अगर मैं मिनिमम से मिनिमम भी मान के चलूं कि आप कुछ नहीं सीख पाए, तो कम से कम आप ये ज़रूर सीखेंगे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग सही कंटेंट कैसे पढ़ना है और सिलेबस के अनुसार एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है, ये अपनी खुद की नॉलेज से कैसे पता लगाना है। और ये कोई, हमेशा कहता हूं, ये कोई जनरल एमसीक्यू सीरीज नहीं है कि कंप्लीट जीके जनरल नॉलेज 10,000 एमसीक्यू, ये वो सीरीज नहीं है। वो सीरीज भी मैं ज़रूर शुरू करूंगा इस चैनल पर। वो भी मेरे एक टारगेट, मेरे 10 टारगेट में से एक टारगेट में उसको ज़रूर जो है कहना चाहूँगा। बट ये कुछ खास है, ये बहुत अलग है, ये कम समय में बहुत बड़े बड़े काम करती है सीरीज। तो दोस्तों आइए, आज के इस 29th नंबर के लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि आपने फोटो में देख लिया होगा कि ये जो मेरा फोकस है आज मैं पूरा किस पर रखने वाला हूं? आरबीआई पर, जिसको हम भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस लोगो को ध्यान से देख लो, क्योंकि आज एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपको इस पर पकड़ेगा। ध्यान से देख लो इस लोगो के अंदर आपको क्या क्या नजर आ रहा है, किस किस के चित्र आपको बने दिख रहे हैं। बस इतना देखना काफी है, ज्यादा नहीं देखना है, फिर तो क्वेश्चन आउट हो जाएगा। अब देखिए, अगर आप यूनिट वाइज पूछोगे तो ये यूनिट नंबर 6 को टारगेट करता है ना? क्योंकि अभी तक जितने भी हमने 28 लेक्चर इसमें कवर करे हैं, 29th नंबर का लेक्चर है। हर लेक्चर में कोई ना कोई यूनिट टारगेट होती है। आप तो देख के भी पहचान सकते हो कौन से यूनिट का कौन सा टॉपिक है, उसी से आपको अंदाजा लग जाता है। तो इससे पहले भी 28th लेक्चर में भी मैंने यूनिट नंबर 6 को ही टारगेट किया था, इकोनॉमी के पोर्शन को। इस बार इकोनॉमी का पोर्शन ज्यादा आएगा नए सिलेबस के अनुसार, तो इसलिए उस पर फोकस भी थोड़ा ज्यादा करना डेफिनेटली जरूरी है। तो दोस्तों, ये प्रीलिम्स 2022 में एक प्रश्न आया था, है ना? और आरबीआई 2022 में भी एक प्रश्न आ चुका है प्रीलिम्स में, और 2021 में भी प्रश्न आ चुका है आरबीआई से संबंधित। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले नजर डाल लेते हैं कि 2022 में क्या पूछा गया था, और आज मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं इसमें। प्रश्न सीधा सीधा ये था कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है, इसको मैं थोड़ा सा ब्रॉड कर लेता हूं। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन कब हुआ था? अगर आप लोग पिछला 28th लेक्चर देख के आए हो तो आप भली भांति जानते हो, नेशनलाइजेशन शब्द की बाल की खाल निकाल दी थी। कौन सी बैंक नेशनलाइज हुई, कब हुई, क्या हुई, वर्तमान में क्या स्टेटस है, ए टू जेड पूरा निचोड़ के खत्म कर दिया था। लेकिन मैं एक बार फिर से इस शब्द का मीनिंग ऐसे एस्पिरेंट्स को जरूर बताना चाहूंगा जो इस सीरीज में पहली बार सिर्फ इस लेक्चर को देख रहे हैं 29 नंबर के। नेशनलाइजेशन का मतलब यह होता है कि जब किसी भी चीज के 50% से ज्यादा शेयर्स, जब किसी भी चीज के 51% से ज्यादा शेयर्स किसके पास आ जाते हैं? गवर्नमेंट के पास आ जाते हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं? तब हम उसे कहते हैं राष्ट्रीयकरण होना, नेशनलाइजेशन होना। अब ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा पूछता था कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1949, 35, 69 या 1992? तो दोस्तों, जो इसमें सही आंसर है वो है 1949। और आप एग्जैक्ट तारीख भी सुन लीजिए, एग्जैक्ट तारीख थी 1 जनवरी, 1 जनवरी 1949। तो आपने देखा कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है बना हमारे प्रीवियस ईयर में। और आइए देखते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस विद बेसिक्स विद कॉन्सेप्ट्स आज हम करेंगे।
आपकी बिल्कुल आत्मा तृप्त हो जाएगी इस लेक्चर के बाद, ये मेरी गारंटी है आपसे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद उसके बाद क्या है, ये क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि हाल ही में रिसेंटली आरबीआई ने किस चीज का एक नया वर्जन लॉन्च किया है, एक नया संस्करण लॉन्च किया है। ध्यान पूर्वक सुनना। क्या आरबीआई ने रिसेंटली एक नई वेबसाइट लॉन्च करी है? क्या आरबीआई ने रिसेंटली एक नया ऐप लॉन्च किया है? या फिर नई वेबसाइट और नया ऐप दोनों ही लॉन्च किया है? या इनमें से ऐसा कुछ भी आरबीआई ने रिसेंटली लॉन्च नहीं किया है? क्वेश्चन आप समझ गए। तो दोस्तों रिसेंटली कुछ महीने, एक आध महीने पहले ही आरबीआई ने अपनी नई वेबसाइट लॉन्च करी है और आरबीआई ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। डिजिटलाइजेशन की इस दुनिया में ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल छोटी मोटी बैंक नहीं है, ये आरबीआई है। इन्होंने अपनी वेबसाइट को भी नया वर्जन दिया है और इन्होंने अपने मोबाइल एप्लीकेशन को भी जो है नया वर्जन दिया है। तो न्यू वेबसाइट एंड न्यू ऐप आरबीआई के द्वारा, इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा चलो, एक से एक डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी इसमें आएंगे। बहुत कुछ क्वेश्चंस तो इनफैक्ट बहुत ही रेयर हैं, जो शायद आप पहली बार आज आप देखेंगे। तो दोस्तों उनमें से एक क्वेश्चन आप ये देखिए, इसका नाम है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। हिंदी में क्या बोलते हैं? उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण। तो इसे कंडक्ट कौन करवाता है, इस सर्वेक्षण को संचालित कौन करवाता है? तो ऑप्शन जरा हम देखते हैं। क्या आरबीआई करवाती है? क्या फिर नीति आयोग करवाता है? या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वित्त मंत्रालय करवाता है? या भारत सरकार करवाती है इस सर्वे को? अब एक चीज तो आप समझ गए होंगे कि सर आज का टॉपिक आरबीआई पे फोकस्ड है, तो इसका आंसर क्या होगा? आरबीआई। तो उस नजरिए से आप बिल्कुल सही हो। और इस सर्वे का शॉर्ट फॉर्म दोस्तों याद रखना, इसको शॉर्ट में CCS कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में जरूर बन सकती है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। इसके क्वेश्चन में एक सबसे बड़ा फैक्ट छुपा है कि अगर आपसे ये पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वे आरबीआई करती है, तो पूरी संभावनाएं हैं कि उन 4 विकल्पों में से एक विकल्प आपको कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे का भी मिल जाएगा। रिसेंटली आरबीआई ने अपना कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे का रिपोर्ट भी जो है जारी करी थी, न्यूज में था ये टॉपिक, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब इस सर्वे में आखिर होता क्या है? इस सर्वे में बेसिकली आरबीआई जितने भी इस देश में हाउस होल्ड हैं, जितने भी घर हैं, ग्राहक हैं, उन सभी का फीडबैक लेती है कि उनका अर्थव्यवस्था के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर कितना भरोसा है, कितना पैसा वो जमा करते हैं, कितना लोन वो इकोनॉमी से उठा पाते हैं। तो एक पूरा एक किसी भी ग्राहक का, किसी भी कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस झलकता है इस सर्वे के माध्यम से। और ये सर्वे जो है कौन करवाता है? ये सर्वे जो है दोस्तों आरबीआई करवाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर क्या कहता है? यहां पर आपसे एक फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। यहां पर क्या बोलता है कि एक शब्द है जिसका नाम है एसडीएफ। तो आरबीआई के संदर्भ में बताइए कि एसडीएफ का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन देख लो। क्या इसका फुल फॉर्म सिस्टमैटिक डिपॉजिट फंड है? सुनने में तो ठीक सा लग रहा है। या फिर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है? या फिर सिंप्लीफाइड डिपॉजिट फंड है? या फिर स्वाइप इन डिमांड फंड है? स्वाइप इन आज के टाइम पे आपने सुना होगा, काफी सारी बैंक्स जो है एफडी, स्वाइप इन एफडी यूज करती हैं। एक होता है नॉर्मल एफडी जिसमें आपने पैसा लगा दिया अगर, तो फिर आप उसको एक निश्चित कुछ समय के लिए आप उस पैसे को निकाल नहीं सकते। लेकिन आज के टाइम पे जो स्वाइप इन एफडी फैसिलिटी चलती है, उसमें क्या है, आप एफडी भी कर पाओ, अगर आपने पैसा नहीं निकाला तो आपको एफडी के अनुसार ब्याज भी मिलती रहती है, और कभी आपको पैसे की आवश्यकता पड़ गई तो सिंपल एटीएम से आप उस एफडी के माध्यम से अपना पैसा भी निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो ये वो स्वाइप इन वाला शब्द है। अब सारे ही ऑप्शंस आपके लिए ऐसे डिफिकल्ट तैयार किए गए हैं कि आपको पूरी तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट हो, जैसे कि एग्जाम में होता है। तो दोस्तों एसडीएफ की जो सही फुल फॉर्म है वो है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अब ये क्या फैसिलिटी है? शॉर्ट में इसको एसडीएफ के नाम से जानते हैं, वही आज का प्रश्न भी था। अब इस फैसिलिटी को आरबीआई ने कब चालू किया था? इस फैसिलिटी को आरबीआई ने, आप तारीख मत याद रखो, आप बस साल याद रखो इस फैसिलिटी का, क्योंकि ये रीसेंट है।
2022 में इस फैसिलिटी को आरबीआई ने स्टार्ट किया था। क्यों किया था वो सुनिए। जब देश में इन्फ्लेशन बढ़ने लगती, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, महंगाई कब बढ़ती है, जब इस देश में संसाधनों की तुलना में, रिसोर्सेस की तुलना में लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा ज्यादा आ जाता है, तब वो महंगाई बढ़ा देते हैं। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या चाहिए कि हमें लोगों के पास से पैसा खींचना होगा। तो उसी का एक तरीका है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जिसके माध्यम से आरबीआई जनता को मौका देती है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने पास ना रख के वो क्या करें, उस पैसे को डिपॉजिट करें। डिपॉजिट करेंगे तो पैसा उनके पास से दूर जाएगा और मार्केट में जो बढ़ती हुई महंगाई है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को कंट्रोल करना। और महंगाई को कंट्रोल कैसा करना है, जनता से पैसा खींच के। और जनता से पैसा अगर खींचना है आरबीआई को तो उसका एक ही तरीका है कि जनता को कुछ ऐसा दे दो कि जनता पैसा अपने पास ना रख के उसको डिपॉजिट करे और कम खर्चा करे, जिससे कि महंगाई जो है ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन दोस्तों कहता है, ये भी एक नंबर क्वेश्चन है। आरबीआई की जो मेन वेबसाइट है उसमें वो इन न्यूज वाला एक सेक्शन रखते हैं, तो बेसिकली उसी सेक्शन से जाके मैंने ये क्वेश्चन उठाए हैं जो रिसेंटली चल रहे हैं पिछले एक साल में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है यहां पर कि रिसेंटली आरबीआई ने अपना कौन से नंबर का फाउंडेशन ईयर यानी कि स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है। कब सेलिब्रेट किया है, 1 अप्रैल 2024 को। दोस्तों याद रखिएगा, आरबीआई की जो स्थापना हुई थी, आरबीआई का जो फाउंडेशन हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल 1935। कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935। एक चीज आपको ये याद रखनी है, और ये जो आरबीआई की स्थापना हुई थी ये हुई कब है, 1935। लेकिन कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग हुई है, तो आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार हुई है। तो यहां पर लोग काफी ज्यादा गलती कर देते हैं, जब पूछते हैं कि किस एक्ट के अनुसार आरबीआई को बनाया गया है तो आपको बोलना है 1934 का एक्ट। ऑप्शंस में वो कुछ सालों के नाम दे देते हैं, 1932, 33, 34, 35। तो आपको क्या सेलेक्ट करना है कि किस एक्ट के अनुसार आरबीआई को बनाया, तो 1934 के एक्ट के अनुसार आरबीआई को बनाया गया है। लेकिन आरबीआई को एक्चुअल में किस साल में बनाया गया है, तो 1935 में बनाया गया। तो एक्ट का ईयर है ये और स्थापना दिवस का ईयर है 1935। तो रिसेंटली 1 अप्रैल गुजर के गया है, आज 1 मई हो गया है जब ये वीडियो को मैं शूट कर रहा हूं। तो 1 अप्रैल अभी रिसेंटली गुजर के गया है, तब आरबीआई ने अपना कौन से नंबर का स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है। आप जोड़ोगे तो आपको आंसर वैसे भी मिल जाएगा, 100, 95, 90 या 85। तो दोस्तों जो इसमें सही आंसर है वो है 90 ईयर। 90 साल आरबीआई को समाप्त हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो उन्होंने अपना 90वां जो है स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया अभी 1 अप्रैल को। उसके बाद दोस्तों ये देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी उन्हीं की वेबसाइट से ही उठाया है, आरबीआई की वेबसाइट से, कि आरबीआई ने रिसेंटली अभी अपने 90 साल पूरे किए हैं तो उसका जश्न मनाया गया। और ये एक बहुत ही विशेष अवसर था, एक बहुत ही स्पेशल ओकेजन थी। तो इस विशेष अवसर को जाना किस नाम से गया, 90 साल पूरे हो रहे हैं, इतनी स्पेशल ओकेजन है, तो इस ओकेजन का, इस इवेंट का क्या कोई नाम दिया गया, कोई खास नाम दिया गया। आइए देखते हैं। आरबीआई एट द रेट 90 उत्साह, 90 सालों का उत्साह बना रहे हैं। आरबीआई एट द रेट 90 वर्ष, 90 वर्ष। आरबीआई एट द रेट 9 दशक, दशक मतलब 10 साल, तो 9 इंटू 10 90 साल हो चुके हैं, तो क्या लिखा हुआ है 9 दशक, क्या ये है। या फिर आरबीआई एट द रेट 90। आप सोच के देखिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, ऑप्शन सोच के देखिएगा। मैं आपको सही ऑप्शन बताता हूं दोस्तों, इस पर जो सही ऑप्शन है वो है आरबीआई एट द रेट 90। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं कोई भी क्वेश्चन आपके लिए यहां पे लेके आऊं तो उसमें ऑप्शंस के अंदर इतना कंफ्यूजन बना के रखूं कि आपको लास्ट मोमेंट तक सही आंसर पता ना चले। और अगर आप फिर भी सही आंसर तक पहुंच रहे हो तो मतलब शाबाश, अपनी पीठ को आप थपथपा लो। ठीक है, तो आरबीआई एट द रेट 90 ये नाम दिया गया था। और नरेंद्र मोदी जी ने खास अनाउंसमेंट भी करी थी कि हम जल्द ही चाहते हैं कि आरबीआई एट द रेट
100 भी हमको देखने को मिले, यानी कि अगले 10 साल बाद। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जी हाँ, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। एक दोस्तों फंड है जिसको आरबीआई ने शुरू किया था। इस फंड का नाम होता है शॉर्ट में डीईए, ठीक है। फुल फॉर्म देखिए, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस, जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता। तो ये जो फंड है इसके बारे में पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर हम क्वेश्चन देखेंगे, आंसर अपने दिमाग में रखिएगा। होता क्या है कि कई बार बैंकों के अंदर कुछ ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं जिनके ऊपर कोई क्लेम नहीं करता, मतलब बहुत सालों से कोई भी ग्राहक उस पैसे को निकालने आया ही नहीं है, वो पैसा ऐसे ही पेंडिंग पड़ा है, 30-30 साल, 40-40 साल, होश नहीं है, पता नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आरबीआई ने कहा यार, ये जितने भी जमा करता हैं, जितने भी डिपॉजिटर्स हैं, अपनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, बैंकों में जमा करते हैं, और फिर देखो इतने सारे केसेस ऐसे भी मिलते हैं जहां पर लोग अपना पैसा ही कलेक्ट करने नहीं आए। तो हमें डिपॉजिटर्स को, सारे जमाकर्ताओं को शिक्षा देनी पड़ेगी, उनको अवेयर करना पड़ेगा कि क्या सही तरीका है और आपको कैसे सावधान रहना है और कैसे अपने पैसे को आप बचा के रख सकते हो। तो उसी अवेयरनेस के लिए, उसी जागरूकता के लिए इस फंड को आरबीआई ने क्रिएट किया है। कब क्रिएट किया है? अब ये आपको चुनाव करना है, 2014, 2022, 2021 या 2018। ज्यादातर व्यक्ति कंफ्यूज ये हो जाएगा कि रीसेंट का ही होगा, 22, 21, 18 में से ही कुछ होगा, लेकिन दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है 2014। जी हां, 2014 में, 2014 में आरबीआई ने इस फंड को जो है शुरू किया था, जिसका नाम है डीईए फंड, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस। ओके, चलिए उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग फटाक से, आगे देखते हैं आगे क्या पूछा गया है। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। आरबीआई के वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो पूछे गए हैं आपसे। उर्जित पटेल हैं, शक्तिकांता दास हैं, रघुराम राजन हैं, या इनमें से कोई नहीं। समझता हूं मैं मैक्सिमम आप लोगों को आंसर पता ही होगा, शक्तिकांता दास, ठीक है। लेकिन मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए जोड़ देता हूं जो एग्जाम में आपको सता सकता है या पूछा जा सकता है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। दोस्तों आरबीआई के गवर्नर को जब भी चुना जाता है तो उसका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल बोले तो उसका टेन्योर कितना होता है, कब तक वो अपने ऑफिस में विराजमान रहता है। तो टेन्योर आप सुन लीजिए, आरबीआई के गवर्नर का 5 साल मत बता दीजिएगा प्रधानमंत्री जी की तरह, 3 साल है दोस्तों, ठीक है। प्रधानमंत्री का 5 साल है, लेकिन आरबीआई के गवर्नर अलग चीज है, इनका 3 इयर्स का ड्यूरेशन रहता है। एक आपका क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है। उसके बाद आपसे ये पूछ लिया जा सकता है कि रिसेंटली जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो किस नंबर के हैं, 22वें, 23वें, 24वें, 25वें, कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो दोस्तों शक्तिकांता दास जी अभी जो वर्तमान में बने हुए हैं ये आरबीआई के 25th गवर्नर हैं। जी हाँ, ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। दोस्तों सरकार ने इनके ड्यूरेशन को एक्सटेंड किया है 3 साल से। मैं आपको बताता हूं कैसे। शक्तिकांता दास 2018 में आरबीआई के गवर्नर बने थे, लेकिन जैसे ही इनके 3 साल समाप्त होने आ रहे थे तो सरकार ने इसमें +3 इयर्स का क्या दे दिया, इनको एक्सटेंशन दे दिया। और अब इनका रिटायरमेंट कब होगा? अब इनका रिटायरमेंट 2024 के लास्ट में जाके होगा, फिर नए गवर्नर चुने जाएंगे, लेकिन अभी वर्तमान में शक्तिकांता दास जी ही हैं। तो एक ये प्रश्न बन गया, एक ये एक्सटेंशन वाला बन गया, ये 3 साल के कार्यकाल वाला बन गया, ठीक है। शक्तिकांता दास जी के बारे में एक और चीज याद रख लीजिए कि ये आईएएस अधिकारी रह चुके हैं 1980 बैच के, वो भी आपको याद रखना है। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। ये आईएएस वाला जो पॉइंट है ना कि आईएएस रह चुके हैं, मुझे एक दफा देखना पड़ेगा। 99% तो मुझे याद है कि मैंने आज से 1-2 साल पहले पढ़ा था इनके बारे में, डिटेल्ड एक स्टडी करी थी, एक आर्टिकल आया था द हिंदू में, तो बताया तो था ये 1980 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। आप जरूर इसको सर्च करिएगा। 99% तो सही है, बट 1% में मुझे थोड़ा सा भी कहीं भी डाउट होता है तो मैं उसको जरूर जो है क्रॉस वेरीफाई करना जरूर पसंद करता हूं। अब चलो याद करो कि लेक्चर की स्टार्टिंग मैंने आपसे कहा था कि आरबीआई का लोगो अच्छे से देख लो। अब एक क्वेश्चन आ गया दोस्तों, बताइए आपको निम्नलिखित में से चुनाव करना है कि आरबीआई के लोगो में क्या नहीं आता है। क्या आरबीआई के लोगो में टाइगर नहीं आता? क्या आरबीआई के लोगों में हाथी नहीं आता?
क्या आरबीआई के लोगों में ताड़ का पेड़ यानी कि पाम ट्री नहीं आता, या फिर इनमें से कोई भी आरबीआई के लोगों में आता ही नहीं है? तो दोस्तों जब आपने लोगो देखा होगा आरबीआई का, या आप गूगल पर डाल के भी देखेंगे, तो यहां पर आपको एक दिखेगा टाइगर, ठीक है, और टाइगर के पीछे जो है आपको एक ताड़ का पेड़ यानी कि पाम ट्री नजर आएगा। तो टाइगर भी सही ऑप्शन है, पाम ट्री भी सही ऑप्शन है। तो कौन सी चीज आरबीआई के लोगों में नहीं है? तो उस परिस्थिति में दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एलिफेंट की कोई जगह नहीं है आरबीआई के लोगों में। ठीक है, तो ये भी अच्छा है। हो सकता है आपने पहली बार आरबीआई के लोगों पे इतना अच्छे से ध्यानपूर्वक देखा होगा, तो इस तरह के प्रश्न भी आपको फंसा सकते हैं। चलो जी, अब आ जाते हैं थोड़े पेचीदा टॉपिक पर। आपसे करंट रेपो रेट पूछ लेगा कि भैया ये बताओ कि वर्तमान में जो रेपो रेट चल रहा है वो क्या होता है। अभी ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये भी मैं आपको समझा दूंगा अभी ये क्या होता है। बड़ा टॉपिक है, प्रयास करूंगा 2 मिनट के अंदर आपको ऐसा समझा दूं कि आप जीवन में कभी ना भूलें, विद प्रैक्टिकल एग्जांपल। ठीक है, अभी फिलहाल इतना आपको याद करना है कि रेपो रेट हो गया और रिवर्स रेपो रेट हो गया, इन दोनों को सेट कौन करता है? तो दोस्त आरबीआई करती है। एट प्रेजेंट रेपो रेट कितना चल रहा है मार्च 2024 के अनुसार? ये क्या होता है, बेसिकली हर 2 महीने में इसकी नई रिपोर्ट आती है रेपो रेट की। कभी कभार इसको बदलती भी है आरबीआई, कभी कभार इसको बदलती भी नहीं है आरबीआई। तो अभी तो ये अप्रैल तक यही बरकरार है। तो आपको चुनाव करना है 4%, 5.5%, 6 या 6.5%। तो दोस्तों वर्तमान में जो रेपो रेट चल रहा है वो 6.5% चल रहा है, और अगर आपके एग्जाम में प्रश्न बना तो इसी के अनुसार जो है डेफिनेटली आपको आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वर्तमान का रेपो रेट कितना चल रहा है? 6.5% चल रहा है। एग्जाम जब आप देने जाएं तो बेशक आप चेक कर लीजिएगा, वो बिल्कुल 1 महीना पहले तक का नहीं पूछते, 2-3 महीने पहले तक का पूछते हैं। अगर जून में पेपर है तो हद से हद अप्रैल तक का पूछते हैं, तो उसके अनुसार तो आंसर क्या आना चाहिए? 6.5% जो है इसका आंसर आना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, अब ऐसे ही हमको बताना है कि रिवर्स रेपो रेट वर्तमान में कितना चल रहा है, बिकॉज रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कई सारे राज्यों के पीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, और यूपीएससी तो ऐसी धाक लगा के बैठती है इस क्वेश्चन पे। तो एमपीपीएससी कहां कहां से क्वेश्चन निकाल रहा है आपको सब पता है, जहां जहां से मौका मिल रहा है हर स्टेट के पीएससी से उठा ले रहा है क्वेश्चन। रिवर्स रेपो रेट दोस्तों वर्तमान में अभी कितना चल रहा है? तो 3%, 3.35, 4.65, 5.45। तो दोस्तों अभी जो सही, जो अभी रिवर्स रेपो रेट चल रहा है वो कितना है? 3.35। तो जो रेपो रेट है वो चल रहा है 6.5%, और जो रिवर्स रेपो रेट है वो चल रहा है 3.35%। और ये दोनों ही कब रिलीज किए जाते हैं, कब इनकी जानकारी दी जाती है? बाई मंथली। बाई मंथली को हिंदी में हम ऐसे समझ सकते हैं, 2 महीनों में एक बार। 2 महीनों में 2 महीनों में एक बार। हो सकता है मई के अंत में एक बार फिर इसका डेटा आ जाए, और बहुत रेयर ही चांस है कि ये बदले, लेकिन आपको ये सिखा देना चाहता हूं मैं कि आप जरूर जैसे ही मई का एंड हो सिंपल गूगल पर डाल के देखिएगा, आरबीआई वाला ही आपको आंसर मिल जाएगा कि वर्तमान में करंट रेपो रेट क्या है और रिवर्स रेपो रेट क्या है। ठीक है, तब तक के लिए आपको सिर्फ यही याद रखना है, 6.5 एंड 3.35। ओके, ठीक है। अब देखो मैंने आपके लिए यहां पर एक पेज लगाया है ताकि मैं कम से कम आपको यह समझा सकूं कि ये बेसिकली होता क्या है। ठीक है, पहले सुन लो आप लोग, रेपो रेट क्या होता है पहले ये समझा देता हूं आपको, जितना सरल समझा सकता हूं कम से कम समय में पूरा प्रयास करूंगा। दोस्त इस तरफ होती है बैंक और इस तरफ होती है आरबीआई। ठीक है, आरबीआई समय समय पर गवर्नमेंट के नाम पर कुछ सिक्योरिटीज इशू करती है, प्रतिभूतियां कह सकते हो आप हिंदी में। ठीक है, कुछ सिक्योरिटीज इशू करती है। सिक्योरिटी में क्या लिखा होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक कागज होता है जिसमें लिखा होता है भारत सरकार की तरफ से अगर आप हमको 100 रुपए देते हो तो हम आपको 200 करके दे देंगे। मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूं। तो एक तरीके से गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करवाती है अपने पास, और जनरली ये कीमत बहुत बड़ी बड़ी होती है, इसको आम नागरिक नहीं खरीद सकता। जनरली देश में जितनी बैंक हैं अरबों अरबों में, करोड़ों करोड़ों में, तो वही खरीद पाती हैं इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। तो हर बैंक के पास दोस्तों, हर बैंक के पास हर हमेशा कुछ ना कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं,
और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू कौन करता है? सरकार की तरफ से आरबीआई करती है। ठीक है, मान के चलिए आज के समय में बैंक को पैसों की जरूरत पड़ जाए, तो बैंक क्या करेगी? बैंक ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसके पास लेके जाएगी? आरबीआई के पास लेके जाएगी और आरबीआई से कहेगी कि साहब हमको आज पैसों की आवश्यकता है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपने हमको पहले बेची थी कृपया करके आप उनको वापस ले लो। आरबीआई कहेगी भैया बिका हुआ माल वापस नहीं होता है। तो बैंक क्या कहेगी? अरे भैया हम हमेशा के लिए वापस नहीं कर रहे हैं, अभी आप फिलहाल के लिए ये अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस ले लो, हमें पैसा दे दो, हम वादा करते हैं कि कुछ समय बाद अपनी ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी तुमसे वापस ले जाएंगे और तुम्हें तुम्हारा पैसा हम वापस दे देंगे। तो बेसिकली क्या हुआ कि बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वापस खरीदने का यानी कि रीपरचेज करने का क्या कर दिया? एग्रीमेंट कर दिया। बैंक ने आरबीआई से कह दिया अभी तुम ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी अपने पास रख लो, हमें अभी फिलहाल पैसा दे दो, जैसे ही हमारे पास पैसे का इंतजाम होगा हम तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस लौटा देंगे और बदले में अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी हम अपने पास लेके चले जाएंगे। बिल्कुल गोल्ड लोन की तरह है ना, कि अभी हमारा गोल्ड रख लो, हमको पैसा दे दो, हमारे पास पैसा आएगा हम तुम्हारा पैसा तुम्हें चुका देंगे और बदले में अपना गोल्ड हम वापस उठा ले जाएंगे, है ना। लेकिन क्या ये इतना आसान है? नहीं। आपने अगर अपनी 2 लाख की ज्वेलरी गिरवी रखी है और बदले में आपने 2 लाख रुपया उठाया है, तो बदले में जब आप अपनी ज्वेलरी छुड़ाने जाओगे तो अब आप 2 लाख में नहीं छुड़ा पाओगे, अब आपको कम से कम 2,20,000 रुपए देना पड़ेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा 20,000 है ये उसी सुनार का फायदा है, इंटरेस्ट है, जिसने आपके गोल्ड रख के आपको पैसा दिया था। तो उसने बीच में इंटरेस्ट कमाया कि नहीं कमाया? तो बिल्कुल ऐसा ही एक इंटरेस्ट कौन कमाती है? आरबीआई कमाती है। ठीक है, और इसी इंटरेस्ट रेट को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इसी इंटरेस्ट रेट को हम लोग कहते हैं रेपो रेट। यहां पे रेपो शब्द का ही मतलब होता है रीपरचेज। रेपो शब्द का ही मतलब क्या होता है? रीपरचेज। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया। अब एक चीज और सुन लो प्रैक्टिकल एग्जांपल से। यहां पर मैंने बिठा दिया आरबीआई को और यहां पर मैंने बिठा दिया किसी भी कमर्शियल बैंक को, एसबीआई, एचडीएफसी, कुछ भी मान लो। इन्होंने अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी इनको बेची, इन्होंने अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी इनको बेच दी आरबीआई को। आरबीआई ने बदले में इनको पैसा दे दिया, मान के चलते हैं इनको दे दिया 1,000 रुपए एग्जाम्पल के तौर पे। अब इन्होंने वादा किया था कि हम अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस खरीद लेंगे। तो जब बैंक अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस खरीदने जाएगी तो बैंक बदले में अब 1,000 रुपए नहीं देके आएगी, मान के चलते हैं कि बैंक बदले में देके आई है 1,100 रुपए। तो 100 रुपए क्या हो गया? 100 रुपए आरबीआई की कमाई हो गई। आरबीआई की कमाई कितनी हो गई इस पूरे खेल में? 100 रुपए। तो अगर आप 1,000 का 100 देखो तो लगभग कितना है? 10%। तो इस पूरे एग्जाम्पल में जो हमारा रेपो रेट निकल के आया वो कितना निकल के आया दोस्तों? वो लगभग हमारा 10% निकल के आया। ये चीज समझ में आ गई? पूरी प्रयास किया है दोस्त आपको कि प्रैक्टिकल के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैं समझा सकूं। गोल्ड लोन वाला इसमें एग्जाम्पल फिट कर लो, आपको टकाटक एकदम बची कुची कसर भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब रिवर्स रेपो में समझ लो। रिवर्स रेपो में क्या होता है? जो कुछ भी आपने रेपो रेट के अंदर समझा है इसका जस्ट रिवर्स कर दो। मतलब आरबीआई की जगह रख दो बैंक को, आरबीआई की जगह रख दो बैंक को और बैंक की जगह रख दो आरबीआई को। तो ऊपर वाले केस में क्या था? बैंक को पैसों की जरूरत थी, आरबीआई पैसे दे रही थी और बदले में आरबीआई क्या कमा रही थी? ब्याज कमा रही थी। यहां पर किसको जरूरत है? यहां पर आरबीआई को पैसों की जरूरत है। तो आरबीआई क्या करती है? आरबीआई बैंक से उधार लेती है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि बैंक क्या कर रही है? उधार दे रही है आरबीआई को। अब आप कहोगे सर आरबीआई को उधार की क्या जरूरत है? वो तो पैसा छाप सकते हैं। कायदे से आरबीआई को उधार की जरूरत नहीं होती। आरबीआई बस किसी ना किसी तरीके से बैंक से पैसा खींचना चाहती है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट में बहुत महंगाई चल रही होती है तो उस दौरान आरबीआई क्या करती है? ये बोलती है कि भैया हमको पैसों की जरूरत है, हमें पैसा दे दो। अब आप कहोगे कि सर क्यों पैसा देगी बैंक? बड़ा सिंपल सा रीजन है। आरबीआई बदले में इनको क्या देगी? आरबीआई बदले में इनको ब्याज देगी, इंटरेस्ट। तो इस पूरे लेन देन में जब आरबीआई बैंक से पैसा ले रही है और बदले में बैंक को क्या दे रही है? ब्याज दे रही है। तो इस इंटरेस्ट रेट को दोस्तों हम किस नाम से जानते हैं? इस इंटरेस्ट रेट को दोस्तों हम लोग रिवर्स रेपो रेट के नाम से जानते हैं। तो रेपो रेट में बैंक पैसा मांगती है आरबीआई से, बदले में आरबीआई ब्याज कमाती है। रिवर्स रेपो रेट में
आरबीआई पैसा मांगती है बैंक से और बदले में बैंक ब्याज लेती है उल्टा आरबीआई से। ठीक है, बिल्कुल जस्ट रिवर्स है, इसलिए वहां पे एक शब्द लिखा हुआ है रिवर्स रेपो रेट। ओके, अब इसका प्रैक्टिकल समझो, ये दोनों रेट समझ गए आप, रेपो और रिवर्स रेपो कैसे काम करता है। अब प्रैक्टिकल समझो, ऊपर मैंने क्या लिखा है, इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है तो आप देखो कीमतों का ग्राफ ऊपर जा रहा है। महंगाई बढ़ रही है मतलब लोगों के पास पैसा ज्यादा है, लोगों से पैसा खींचना पड़ेगा। महंगाई कब बढ़ती है, बैंक के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है और बैंक खूब लोन बांटती है। जितना ज्यादा बैंक लोन बांटेगी उतना ज्यादा पैसा लोगों के पास जाएगा, लोग डिमांड ज्यादा करेंगे तो चीजों के दाम जो है ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी। तो सिंपल सा तरीका है, बैंक के पास से पैसा खींच लो ताकि वो आगे लोन बांट ना सकें और लोग ज्यादा पैसा खर्च ना कर सकें, महंगाई ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगी। तो बैंक से पैसा खींचने का तरीका क्या है, रेपो रेट को बॉस बढ़ा दो। रेपो रेट को क्या कर दो, रेपो रेट को बढ़ा दो। अब आप कहोगे सर रेपो रेट को बढ़ाने से बैंक के पास पैसा क्यों कम हो जाएगा। मेरी एक बात सुनो, रेपो रेट क्या था, रेपो रेट वही इंटरेस्ट था ना जो कौन वसूल रहा था, जो आरबीआई वसूल रही थी, जो आरबीआई वसूल रही थी। अब मुझे एक बात बताओ, आरबीआई इस इंटरेस्ट को बढ़ा दे तो बैंक 10 बार सोचेगी कि यार आरबीआई से पैसा लें। अगर आरबीआई से पैसा ले लिया तो सीधी सी बात है वो हमसे बहुत ज्यादा क्या चार्ज करेगी, रेपो रेट चार्ज करेगी। तो इसीलिए फिर क्या करती है आरबीआई, सॉरी जो बैंक है वो आरबीआई से पैसा नहीं लेती है। वापस सुनना, बैंक को जैसे ही पता चला कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया है तो बैंक ऑटोमेटिकली समझ जाएगी कि कल को अगर हम आरबीआई से पैसा लेके आते हैं, आरबीआई से अगर हम उधार लेते हैं तो अब हमको बदले में ज्यादा ब्याज चुकानी पड़ेगी, ज्यादा रेपो रेट चुकाना पड़ेगा। तो उस परिस्थिति में क्या बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेगी, नहीं लेगी। बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेगी ही नहीं तो आगे जनता में बांटेगी कैसे, जनता में पैसा जाएगा नहीं, महंगाई ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, चलो अब ये देखो एक बार जरा कि रिवर्स रेपो रेट दोस्तों कैसे काम करता है। रिवर्स रेपो रेट कैसे काम करता है वो तो मैंने आपको बताया। अब सुनना, आरबीआई को जैसे ही लगा कि भैया मार्केट में बहुत महंगाई है, वो क्या करेंगे, वो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देंगे। अब रिवर्स रेपो रेट याद करो, रिवर्स रेपो रेट में बैंक ने आरबीआई को पैसा दिया था और बदले में बैंक ने ब्याज कमाई थी, तो ये वही वाली ब्याज है। तो जैसे ही बैंक को पता चलेगा कि भैया आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया है तो बैंक के कान खड़े हो जाएंगे, बोले यार ये तो बहुत अच्छा मौका है, आरबीआई को ज्यादा से ज्यादा पैसा दो, बदले में वो बढ़े हुए इंटरेस्ट के साथ हमको ब्याज देंगे। तो आरबीआई, तो बैंक क्या करेगी, बैंक अपने पास से पैसा अब जनता को नहीं देगी, बैंक अपने पास से पैसा आरबीआई को देगी और बदले में आरबीआई से ज्यादा रिवर्स रेपो रेट पर ब्याज कमाएगी। अब चूंकि बैंक ने सारा पैसा आरबीआई को दे दिया तो वो जनता को पैसा दे नहीं पाएंगे, जनता डिमांड कर नहीं पाएगी, तो महंगाई की सिचुएशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल आ जाएगी। आप बिल्कुल इस पूरे एक्सप्लेनेशन को रिवर्स कर देना। मंदी का जो दौर होता है मतलब जनता को पैसा, जनता के पास पैसे की कमी है, मंदी बहुत आ चुकी है, तो इस पूरी सिचुएशन में आरबीआई कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा जनता के पास पहुंचे। इसीलिए देखो आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट कम कर दिया। रेपो रेट कम हो गया, बैंक खुश हो गई, बैंक ने कहा आरबीआई से उधार लो, बदले में ज्यादा ब्याज देनी नहीं पड़ेगी क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया है। तो बैंक ज्यादा उधार लेगी और जनता को पैसा देगी, जनता खर्च करेगी, तो मंदी का दौर ऑटोमेटिकली ओके हो जाएगा। रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया मतलब बैंक को क्या लगेगा, अरे यार अब आरबीआई को पैसा देने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उन्होंने रिवर्स रेपो रेट कम कर दिया है, बदले में हमको ब्याज कम देंगे, तो इससे अच्छा एक काम करते हैं आरबीआई को पैसा देने की बजाय जनता को पैसा देते हैं। जनता के पास पैसा जाएगा तो ऑटोमेटिकली मंदी का दौर ओके हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ दोस्त पूरा एक्सप्लेनेशन। मैंने मौका समझा तो आपको खींच के पूरा समझा दिया क्योंकि वो मुझसे हो नहीं पाता कि मैं अधूरा एक्सप्लेन करके आगे बढ़ जाऊं। कहा जरूर था कि 2 मिनट में समझा दूंगा, लेकिन 10 मिनट लगे तो पूरे 10 मिनट दिए। लेकिन कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना बहुत जरूरी है जी। ठीक है, सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कोई कॉलेज का एग्जाम नहीं है कि यहां सब पास होंगे। यहां पर 95% लोगों को फेल होना ही पड़ता है, फेल हो ही जाते हैं। तो ये बहुत क्रूअल है, बहुत निर्दयी कंपटीशन है।
तो इसमें थोड़ी सी भी कम नॉलेज होगी, आप लिखवा लो, जो व्यक्ति केवल प्रीलिम्स के फैक्ट रट के जाएगा वो 100 में से 70 क्वेश्चन से ज्यादा सही कर नहीं सकता किसी भी हाल में। मैं जनरल कैटेगरी के हिसाब से बात कर रहा हूं। अब तो आज के टाइम पे तो एसटी कैटेगरी वाले व्यक्ति को भी 71 चाहिए, एसटी वाला भी पास नहीं होगा 70 में। तो जिस व्यक्ति ने सब्जेक्ट की डिटेल्ड स्टडी नहीं की है, पॉलिटी की डिटेल्ड स्टडी नहीं करी, इकोनॉमी की डिटेल्ड स्टडी नहीं करी, तो आप वो सपने देख दो कि 100 में से 85 क्वेश्चन सही कर लोगे और जनरल कैटेगरी में पेपर निकालोगे, संभव नहीं है। डिटेल्ड स्टडी रिक्वायरमेंट हो गई है ऑटोमेटिकली, अब जब से सिलेबस चेंज हुआ है तो भैया और जयराम जी की हो गई है। अब सुनो अगला क्वेश्चन में क्या है। आरबीआई ने रिसेंटली एक डिजिटल करेंसी, एक डिजिटल मुद्रा जो है लॉन्च करी है, उसका नाम क्या है? ई रुपी, डिजी कैश, ई मुद्रा या डिजी धन? तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर है उसका नाम है ई रुपी। जी हाँ, यही वो डिजिटल करेंसी है जिसको किसने लॉन्च किया है दोस्तों? जिसको आरबीआई ने लॉन्च किया है। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना। अब लगातार 3 क्वेश्चन आएंगे, एक आएगा कमर्शियल बैंक का, एक आएगा स्मॉल फाइनेंस बैंक का और तीसरा आएगा पेमेंट बैंक का। अगर आप में से किसी को ये जानना है अच्छी तरीके से कि पेमेंट बैंक क्या चीज होती है, कैसे इंडिया में काम करती है, कैसे उस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इससे पहले का 28 नंबर का लेक्चर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, आपकी क्लैरिटी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर हमारे देश में कोई कमर्शियल बैंक स्टार्ट होना चाहती है, कमर्शियल बैंक दोस्तों वो बैंक होती हैं जो मुनाफा कमाना चाहती हैं, इसमें आपकी प्राइवेट वाली बैंक भी आती हैं और इसमें आपकी पब्लिक वाली बैंक भी आती हैं। कभी भी ये मत समझना कि सरकारी बैंक मुनाफा नहीं कमाना चाहती, प्राइवेट प्लस सरकारी दोनों टाइप की बैंक को कमर्शियल बैंक कहते हैं। अगर आज के जमाने में किसी को एक कमर्शियल बैंक शुरू करनी है तो मिनिमम कितना पैसा चाहिए? 100 करोड़, 500, 1000 या 5000? दोस्तों इसमें जो सही आंसर है वो है 500 करोड़ मिनिमम कैपिटल चाहिए, तभी आप एक कमर्शियल बैंक शुरू कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन में देखना, अब मैंने कमर्शियल बैंक का क्वेश्चन चेंज कर दिया है, क्वेश्चन सेम है, बस कमर्शियल बैंक की जगह क्या आ गया है? एसएफबी, फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म दोनों याद रखना। स्मॉल फाइनेंस बैंक, लघु वित्त बैंक कहते हैं इनको। इनका बेसिकली टारगेट होता है जो स्मॉल छोटे कस्टमर्स हैं उनको डील करना, बड़े बड़े क्लाइंट्स को डील ना करना। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर चालू करनी है तो इसके लिए कितना पैसा चाहिए? अब ये तो लाजमी सी बात है, कमर्शियल बैंक को शुरू में 500 करोड़ चाहिए, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में 500 से तो कम ही लगेगा। ठीक है, आप देखो 500 का तो ऑप्शन ही नहीं है, 400, 300, 200 या 100। व्यक्ति जनरली इस पर 100 पर टिक कर देता है, जो कि गलत हो जाता है। 100 पहले हुआ करता था, लेकिन कुछ सालों पहले आरबीआई ने इस रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया है। आज के टाइम पे अगर आप कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक चालू करना चाहते हो तो कम से कम आपके पास कितना होना चाहिए? मिनिमम 200 करोड़ रुपया होना चाहिए, तभी आप एक स्मॉल फाइनेंस बैंक चालू कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी सेम रहेगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक की जगह मैंने कर दिया पेमेंट बैंक, यानी कि भुगतान बैंक। याद करो मैंने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाया था? पेमेंट बैंक वो होती है जो ना तो लोन देती है और ना ही क्रेडिट कार्ड इशू करती है। ठीक है, नॉर्मल बैंक में और पेमेंट बैंक में ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। तो अगर आज के टाइम पे किसी को पेमेंट बैंक चालू करनी है तो कितना पैसा चाहिए? 250, 250 करोड़, 200 करोड़, 150 करोड़, 100 करोड़? तो दोस्तों जो सही आंसर है वो है 100 करोड़। तो आप इससे ये सीख गए कि कमर्शियल बैंक चालू करने के लिए सबसे ज्यादा पैसा चाहिए, कितना? 500 करोड़। उसके बाद जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है एसएफबी, उसको स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा चाहिए? 200 करोड़। और जो फिर सबसे जो छोटी बैंक है पेमेंट बैंक, उसको चालू करने के लिए मिनिमम कितना पैसा चाहिए? 100 करोड़। तो तीनों कैटेगरी क्लियर है, कंफ्यूज होने का कोई सवाल बनता ही नहीं है आपका किसी भी तरीके से। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आरबीआई के अंदर टोटल कितने मेंबर हैं, टोटल कितने सदस्य हैं? तो आपको देखना है ऑप्शन 21, 23, 27 या 32। तो दोस्तों बिना किसी कंफ्यूजन के आरबीआई के अंदर टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? 21 मेंबर्स होते हैं। कितने? 21, इंक्लूडिंग गवर्नर, सब कुछ मिला के, गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, सब कुछ मिला मिलू के टोटल कितने मेंबर होते हैं? 21। ये इनकी कॉम्पोजिशन है, इनकी संरचना है। तो ये देख लीजिए आरबीआई की कॉम्पोजिशन आपके सामने जो है यहाँ पर मैंने लगाई हुई है, आप देखते चलिएगा। टोटल 21 मेंबर है, एक आपका गवर्नर होगा। अब ये तो पूछेगा नहीं कि आरबीआई में कितने गवर्नर होते हैं, ये तो कॉमन सेंस है, एक ही होगा। ये जरूर आ सकता है कि आरबीआई में डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं? 4। फाइनेंस मिनिस्ट्री से, वित्त मंत्रालय से कितने प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेटिव आते हैं आरबीआई में? 2, ये इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट के द्वारा मनोनीत कितने डायरेक्टर होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट कितने डायरेक्टर होते हैं? वो आते हैं 10। और बाकी के जो 4 डायरेक्टर आते हैं
वो 4 जगह से आते हैं, एक मुंबई, एक कोलकाता, एक चेन्नई और एक दिल्ली। यहां से भी प्रश्न बन सकता है भैया कि जो 4 डायरेक्टर आते हैं आरबीआई में वो कौन कौन सी जगह से हैं, तो वो एक मुंबई से है, एक कोलकाता से है, एक चेन्नई से है और एक दिल्ली से है। तो ये भी याद रखना, यहां से भी आपका प्रश्न बन सकता है। तो टोटल जब आप जोड़ोगे तो कितना आंसर आएगा, 21 मेंबर्स आएगा। ठीक है, क्योंकि हम ये नहीं मान के चल सकते ना यार कि एग्जाम में बस यही क्वेश्चन आ जाए 21 मेंबर। हो सकता है सिर्फ ये पूछ ले, हो सकता है सिर्फ ये पूछ ले, हो सकता है केवल ये पूछ ले कि गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट वाले कितने होते हैं, वो 10 होते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कितने रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, वो 2 होते हैं। ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। तो हम पहले से एजम्पशन नहीं लेके चल सकते कि भैया 21 वाला ही आएगा, इसलिए वो टोटल आपको वहां पर एक्सप्लेन कर दिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से वो कौन है जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट तैयार करता है, एफएसआर। इसका शॉर्ट फॉर्म मत याद रखो, बस इतना याद रखो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट यानी कि वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन पेश करता है। टॉपिक जो चल रहा है उसके अनुसार आप समझ ही गए होंगे, सेबी, कंपटीशन कमीशन, प्रतिस्पर्धा आयोग, आरबीआई या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सही आंसर है वो है आरबीआई। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों अटैच किया सुनना, क्योंकि आपके सिलेबस में सेबी भी है, आरबीआई भी है। एग्जाम में प्रश्न बन गया तो व्यक्ति वहां कंफ्यूज हो सकता है, बिकॉज वो बात कर रहे हैं फाइनेंस की। तो फाइनेंस मतलब सेबी, स्टॉक मार्केट से भी व्यक्ति कंफ्यूज हो सकता है। तो याद रखिएगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन पेश करता है, आरबीआई पेश करता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है एकमात्र प्रधानमंत्री वो कौन से हैं इनमें से जो आरबीआई के गवर्नर भी दोस्तों रह चुके हैं। नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी जी। आप में से बहुत लोग समझ गए होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं वो हमारे देश के, और उनकी मौजूदगी में हमारे देश में एलपीजी पॉलिसी भी आई थी, बहुत तरक्की करी। डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनके लिए कहते हैं व्यक्ति अच्छा था लेकिन गलत सरकार मिल गई तो मामला जो है गड़बड़ हो गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह दोस्तों अगर कोई आपसे एग्जैक्ट डेट पूछ ले तो 1982 से 1985 के दौरान ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं और ये भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। आज की डेट में इनकी उम्र 91 ईयर्स है। जी हाँ, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, क्योंकि बहुत प्यारा क्वेश्चन था ना, एकमात्र प्रधानमंत्री जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। देखो कितना एक नंबर क्वेश्चन है, व्यक्ति सोचता नहीं है इसके बारे में। आरबीआई का एक स्टाफ कॉलेज है जहां पर आरबीआई के स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाती है बढ़िया तरीके से, वो कहां पर है, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आरबीआई की स्टाफ को जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, आरबीआई का जो स्टाफ कॉलेज है वो है कहां पर, चेन्नई में, याद रखिएगा। ओके, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत मतलब ऐसा है कि जिसपे ज्यादा नजर जाती नहीं है व्यक्ति की। अब देखो ये क्वेश्चन तो वही आ गया, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 में। मैंने तो आपको ईयर भी बता दिया था, 1 जनवरी 1949। अगला देखते हैं, ये मैं समझता हूं ये लास्ट क्वेश्चन है। जी हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन थे आज। ये देखिए, ये तो अरे यार नेक्स्ट लेवल मजा आ जाएगा आपको। हमारे देश में जो करेंसी की प्रिंटिंग होती है, जो नोट छपते हैं, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज होता है प्रिंटिंग की। नाम देखो, स्क्रीन प्रिंटिंग, ऐसे ही नाम इसके हिंदी में आएंगे, स्क्रीन प्रिंटिंग, माइक्रो लेटरिंग, लेटेंट प्रिंटिंग या इंटेग्लियो प्रिंटिंग। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ना वो पता है क्या है, वो है इंटेग्लियो प्रिंटिंग। जी हाँ, लेकिन एक चीज समझ लो कि हमारा जो पूरा नोट छपता है उसमें कुछ कुछ सेक्शन ऐसा होता है जिसके अंदर इंटेग्लियो प्रिंटिंग का यूज होता है। जैसे कि हमारे नोट पर जो शब्द लिखा रहता है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पूरा ऐसे लिखा रहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा जाता है नॉर्मल प्रिंटिंग नहीं है, ये इंटेग्लियो प्रिंटिंग है। इंटेग्लियो प्रिंटिंग बेसिकली क्या होता है, एक आप एक सांचा समझ लो, एक सांचा है जिसमें हमने इंक डाल दी है, उस सांचे में कुछ गड्ढे गड्ढे कुछ अलग अलग पैटर्न होता है, फिर उस इंक भरे सांचे को हम पेपर पर छाप दो तो उसका छापा आ जाएगा। बिल्कुल उसी टाइप की प्रिंटिंग होती है इंटेग्लियो प्रिंटिंग। इनफैक्ट एक टाइम पर जो महात्मा गांधी जी का जो फोटो है उसमें भी इंटेग्लियो प्रिंटिंग का ही यूज होता था। तो इस नाम को दोस्तों आप याद रखिएगा और मुझे बताइएगा कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। थोड़ा सा बड़ा जरूर हो गया, 44 मिनट्स का ये लेक्चर चला गया, लेकिन वो बीच में वो रेपो और रिवर्स रेपो में समय जो है जरूर गया होगा। तो यार मजा आ गया, दिल खुश हो गया। हमको भी पढ़ाने के बाद पता चल जाता है कि जी हाँ, एक नंबर वाला काम आज हो गया है। तो इसी तरह से ये सीरीज में बने रहिएगा। और लास्ट में जाते समय हमेशा आपसे एक ही चीज कहता हूं कि जो ऐप हमारा कमेंट सेक्शन में या हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो ऐप की लिंक दे रखी होती है, उस ऐप को जरूर आप इंस्टॉल करिए। और
एक प्रॉमिस है मेरा कि एक बार अगर आपने मेंस का कोर्स पढ़ लिया हमारा, जो बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस के पैटर्न पे चलता है, ऑनलाइन भी वही सेम क्लासेस मिलती हैं, आप एकदम दीवाने हो जाएंगे, मनमग्ध हो जाएंगे, आपको मजा आ जाएगा, आप खुश हो जाएंगे और बढ़िया आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।